आइए आज हम देखते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को। मैग्ना कार्टा जो शब्द है, मैग्ना कार्टा जो इंग्लैंड के से लिया गया एक प्रश्न, इंग्लैंड के अंदर 1215 के अंदर 1215 में वहाँ की संसद ने मूल अधिकार लागू किए थे। जो मूल अधिकार दिलाने का जो बिल था वो मैग्ना कार्टा कहलाता था। तो मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ है कि मूल अधिकार, मानव के मूल अधिकार। तो 1215 में इंग्लैंड के अंदर मूल अधिकार पहली बार लागू किए गए थे। तो उस इंग्लैंड के जो मैग्ना कार्टा बिल है उसके आधार पर भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा कि भारत में जो मूल अधिकारों के जो प्रावधान है उन प्रावधानों को मूल अधिकार मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ये ध्यान रखना। संविधान में कुल 22 भाग है, उन 22 भाग में से भाग 3 के अंदर मूल अधिकार वर्णित है। और संविधान सभा में जो मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी उस समिति के अध्यक्ष थे। और उस समिति में कुल अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 11 सदस्य थे। संविधान में अनुच्छेद 13 अपृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत निहित है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। पूछ लेते हैं कई बार अपृथक्करणीयता का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 13 में निहित है। अपृथक्करणीयता का सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान के अंदर कोई दूसरी कोई विधि है जो मूल अधिकारों को कम करती हो तो उस विधि से उसको अलग कर दिया जाता है, उसे पृथक कर दिया जाता है। और आच्छादन का सिद्धांत का है कोई ऐसी विधि हो जो मूल अधिकारों में कमी करती हो तो उसको वो विधि हट जाएगी और मूल अधिकारों से संबंधित विधि है वो प्रभाव में रहेगी। अधित्याग का सिद्धांत का व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों का त्याग कर ही नहीं सकता, इसे अधित्याग का सिद्धांत कहते हैं। ये तीनों सिद्धांत हैं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निहित है, यानी व्यक्ति अधिकारों का त्याग नहीं सकता और कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो वो विधि परिवर्तन में नहीं रहेगी और मूल अधिकारों से मूल अधिकार है वो प्रभावी रहेंगे, यानी मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं हो सकता। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा 3 वाद हुए थे, शंकरी प्रसाद वाद, सज्जन सिंह वाद और गोलकनाथ वाद। इन तीनों वादों में ये कहा गया था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है ही नहीं। और उसके बाद में केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में, उस वाद में ये कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। और वो केवल इसमें यहाँ केशवानंद भारती से मूल ढांचे की अवधारणा आई थी कि मूल ढांचे को छोड़कर संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, केवल उसकी मूल ढांचा या मूल आत्मा है उसे नहीं बदल सकती। तो मूल ढांचे में कुल कुछ नाम दिए थे और बाद में और बिंदु जुड़ते चले गए। तो याद रखना कि सबसे पहले किस वाद में ये कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो केशवानंद भारती वाद 1973, 23 अप्रैल 1974, उसमें यह कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। कुछ मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, अनुच्छेद 15 में 15, 16, 19 और 29 और 30 इन भागों में जो मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को है। यानी अनुच्छेद 15 में धर्म जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं और अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित जो प्रावधान है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। अन्य जो अधिकार हैं वो जो बाहर से या भारत में जो यात्रा करने आते हैं या अप्रवासी जो भारतीय हैं उन लोगों को भी अधिकार मिलते हैं। वो अधिकार जैसे जीवन का अधिकार है या अन्य जो अधिकार है वो अधिकार जो विदेशी नागरिक जो भारत भ्रमण पर आते हैं उन्हें भी वो अधिकार मिलते हैं। ये केवल भारत की नागरिकता प्राप्त अधिकारों को ही मिलते हैं। अनुच्छेद 16(6) के अंदर जो EWS आरक्षण जो हाल ही में लागू किया गया था अनुच्छेद संविधान के 103वें संशोधन के तहत, वो EWS आरक्षण अनुच्छेद 16(6) के तहत लागू किया गया। अनुच्छेद 16 जो अवसर की समानता का अधिकार है, अवसर की समान यानी जो सारे भी अधिकार आरक्षण सारे ही है वो अनुच्छेद 16 के अपवाद है। अनुच्छेद 16 अवसर को समानता देता है, अवसर की समानता के अपवाद है। तो EWS आरक्षण भी इसी अनुच्छेद 16(6) में शामिल किया गया है, क्योंकि ये हाल ही में शामिल किया गया है इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, जिनके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना
1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने करी गई थी और उनके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। विशेष तौर पर याद रखना, केवल मंडल तक याद में बीपी भी याद रखना, कई बार ऑप्शन में नाम देते हैं तो चारों में मंडल मंडल लगा देते हैं। तो बीपी मंडल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने 3743 ओबीसी की जातियों की पहचान करी थी, जो तकरीबन उस जनसंख्या का 52% थी, और उन्हें आरक्षण देने की वकालत करी थी। बाद में वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया था इसी मंडल की, बीपी मंडल की सिफारिश के ऊपर। तो इसीलिए जो 90 के दशक की जो राजनीति थी उसे मंडल और कमंडल की राजनीति कहा। कमंडल का मतलब जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा था, धर्म से जुड़ा मुद्दा, और मंडल ये था ओबीसी से संबंधित मुद्दा, ओबीसियों को आरक्षण देने से 27% आरक्षण देने का जो मुद्दा। तो 90 के दशक की जो राजनीति को है मंडल और कमंडल की राजनीति इस आधार पर कहा जाता है। अस्पष्टता कि संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। प्रश्न की प्रकृति ध्यान रखना, अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 17। अगर प्रश्न यह आता है कि अस्पष्टता की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी भी अनुच्छेद के अंदर अस्पष्टता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 21 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मेरुदंड या मैग्ना कार्टा कहा। अनुच्छेद 21 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, कुल 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 में दी गई हैं। तो उस अनुच्छेद 21 को संविधान भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। प्रश्न यह आता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा, तो अनुच्छेद 21 को। और भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है भारतीय संविधान का तो मूल अधिकार को। शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वें संविधान संशोधन के तहत ये शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और इसी संविधान 86वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य में भी शिक्षा का जो मूल कर्तव्य वो शामिल किया गया था, और शिक्षा का अधिकार भी इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में शामिल किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं वर्णित की गई हैं, तो अनुच्छेद 19 के अंदर कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। पहला है अनुच्छेद 19 के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता और कार्टून वगैरह बनाने की, अपनी भाषा को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत आती है। अनुच्छेद 1 है शांतिपूर्वक सभा करने की या सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 है। और अनुच्छेद 19 के में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, या ये विशेष तौर पर याद रखना कि अनुच्छेद 2012 में इसमें संशोधन किया गया था। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 1958 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत पहले भी प्रावधान था, लेकिन इसे कानूनी एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2012 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता के तहत। 19(1) गे भ्रमण की स्वतंत्रता, पूरे भारत में निर्बाध रूप से कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक को है। अनुच्छेद 19(1)(3) हड़े निवास करने की स्वतंत्रता, पहले इसमें 1970 का परंतु था, 370 का परंतु था, अब कोई परंतु नहीं है। अब भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(6) रोजगार की स्वतंत्रता, अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी भी प्रकार के रोजगार को अपनाने की स्वतंत्रता है। इनके अलावा कुछ और स्वतंत्रताएं जो विभिन्न वादों में हमारे सामने आती है। चुप रहने की स्वतंत्रता, इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद। चुप रहने की स्वतंत्रता मतलब कहीं कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त होता है, उन्हें खुद के खिलाफ गवाही देने या कहीं सच उगलवाने का प्रयास किया जाता है तो उसे न्यायालय में चुप रहने का अधिकार है, यानी उन्हें वकील या पुलिस अधिकारी बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो चुप रहने का भी एक स्वतंत्रता इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान की थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, नवीन जिंदल ने जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने से संबंधित अपना वाद दायर किया था, और उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को 15 अगस्त 26 जनवरी पर अपने मकान के ऊपर झंडा फहराने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, ये नवीन जिंदलवाद के तहत।
निवारक निरोध से संबंधित कानून जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 के अंदर जो निवारक निरोध किया गया, किसी व्यक्ति को अपराध होने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी तो अमूमन गिरफ्तारियां अपराध करने के बाद में होती है, लेकिन निवारक निरोध के तहत किसी जो व्यक्ति अपराध करने वाला होता है उससे पहले भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और नज़रबंद कर दिया जाता है। इसके तहत 3 महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, और 3 महीने से अधिक अगर गिरफ्तार करके रखना है तो इसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड बैठाना पड़ता है, और उस बोर्ड में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसका अध्यक्ष होना आवश्यक है। तो भारत के अंदर समय समय पर इस पर कई प्रकार के कानून बनाए गए थे जो आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कानून थे, जो इस निवारक निरोध अधिनियम के तहत बनाए गए थे। सबसे पहले बनाई गई मीसा एक्ट, ये 1971 में बनाया गया था और 1971 तक ये रहा, 71 में इसे समाप्त कर दिया गया था। यानी आपातकाल की इमरजेंसी के दौरान जो 1975 से 77 के मध्य जो गिरफ्तारियां हुई थी वो सारी इस मीसा एक्ट के तहत हुई थी। यानी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी या के प्रमुख नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया था इमरजेंसी के दौरान, वो इस मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो जो ही जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में के चुनाव के बाद में सत्ता में आई, तो उन्होंने सबसे पहले इस मीसा एक्ट को समाप्त कर दिया था। टाडा एक्ट, टाडा ये आतंकवाद को समाप्त करने के लिए या उनको संरक्षण देने वाले तत्वों को ख़त्म करने के लिए 1985 में लाया गया था, और 1995 तक ये रहा था। मतलब जो मुंबई ब्लास्ट जो केस है, उस केस से संबंधित जो गिरफ्तारियां हुई थी और संजय दत्त की जो गिरफ्तारियां हुई थी हथियार रखने के, वो इसी टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई थी। पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये सन 2002 में लाया गया था, और इसे 2002 में बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया था। 2004 में इसे कांग्रेस सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये 1983 में लाया गया था, ये आज तक प्रभावी है। अभी हाल ही में आपने कोरोना के तहत देखा था कई जगह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका लगाया गया था। ये जो रासुका है वो ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983 है, जो इस महामारी से दौरान इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए जगह जगह लगाया गया कि लोगों को बाहर घूमने फिरने में प्रतिबंध लगाया गया था। ये इसी रासुका एक्ट 1983 के तहत लगाया गया। तो ये हाल ही में लगाया गया, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। विशेष तौर पर याद रखना 1983 में लागू किया गया था इसे। आइए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट जारी करता है, याद रखना अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी करने का जो अधिकार है केवल सर्वोच्च न्यायालय को है, केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, वो मूल अधिकारों के इतर रिट जारी करता है। तो मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। इसीलिए जो मूल अधिकारों का जो संरक्षक माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, और इस अनुच्छेद 32 के तहत ही माना जाता है। अनुच्छेद 32 में कुल 5 रिटें हैं, उन 5 ही रिटों को ढंग से समझना जरूरी है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कई बार इसको अंग्रेजी जो टर्म है उसके अनुसार भी प्रश्न पूछ लेते हैं। हबेस कॉर्पस अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। हबेस कॉर्पस का क्या अर्थ है? तो हबेस कॉर्पस इसका कि किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया है तो उसके संदर्भ में व्यक्ति के पास जो अधिकार होते हैं कि उसे प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष तौर पर पेश किया जाए। बंदी को प्रत्यक्ष तौर पर, यह नहीं गिरफ्तार कर लिया और सीधे जेल में डाल दिया। बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है, और यथाशीघ्र यानी 24 घंटे का प्रावधान किया गया। 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश किया जाए और उसे उनका जो बयान लिया जाए या उनकी बात को सुना जाए। ये अनुच्छेद 32 के तहत पहली रीट में है। ये किसी व्यक्ति के तहत या सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, यानी किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी होता है उसके खिलाफ, या कोई प्राधिकरण है या CBI है, IB है, उनके खिलाफ भी ये रिट जारी कर सकता है। तो दोनों चीज़ें याद रखना, किसके विरुद्ध जारी कर सकता है, व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत के विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश को अंग्रेजी में बोलते हैं मेंडाबस। मेंडाबस इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, और ये किसी अधिकारी को कोई कार्य करने के संबंध में आदेश देते हैं, या कार्य नहीं कर रहा है तो उसके संबंध में कारण पूछने के संबंध में आदेश देता है कि कोई अधिकारी है वो अपने अधिकारों का या अपने अधिकार क्षेत्र के कार्य नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश दे सकता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो आदेश देते हैं या किसी अधिकारी को दिए जाते हैं कि हम आदेश देते हैं कि ये अमुक कार्य है, आप करिए, आपके अधिकार क्षेत्र का है, आपके दायरे का कार्य है। तीसरा है प्रतिषेध। इसे कहा जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ है रोकना,
और ये जो रिट है ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण यानी जो नीचे हाई कोर्ट यानी नीचे के जिला न्यायालय, नीचे लोअर कोर्ट को, या जो अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है उनको दिए जाते हैं। इसमें किसी भी मामले को पर कार्य करने से उसमें रोका जाता है कि ये जो काम है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ये निर्णय देने से पहले दिया जाता है। यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है कोई किसी मामले में निर्णय दिया नहीं है, प्रक्रिया दी नहीं है अभी, और वो उसके दायरे से बाहर का फैसला अगर वो देख रहा है, यानी मतलब लोअर कोर्ट है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई मैटर है जिसके ऊपर उन्होंने उसको केस को एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर कार्य कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिट जारी करता है, प्रतिषेध रिट, कि ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है और आप इस पर निर्णय नहीं दे सकते और उसे रोकता है। ये प्रोहिबिशन कहलाता है। ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को जारी होता है। उत्प्रेषण इससे मिलती जुलती रिट है। इसका अर्थ है सटेरी और इसका अर्थ है सूचना या उत्प्रेषण शब्द का ऊपर भेजना। न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर अगर निर्णय दिया हो, इसमें तो निर्णय दिया नहीं है। इन दोनों में उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों ही न्यायिक और अर्ध न्यायिक, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे के कोर्ट को जारी करता है। दोनों में जो मुख्य अंतर है वो अंतर ये कि प्रतिषेध है ये निर्णय देने से पहले ही केस को या रोक लेता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर फैसला नहीं दे सकते। और उत्प्रेषण में उस केस को ऊपर मंगवाया जाता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसको ऊपर भेजिए। इसमें निर्णय देने के बाद में ऊपर कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस फैसले पर निर्णय दिया है, उस केस को ऊपर भेजता है, उस केस से संबंधित सूचना ऊपर मांगता है। तो दोनों का अंतर ध्यान रखना, इसमें निर्णय होने का है और दोनों ही न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं यानी सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे के न्यायालयों के खिलाफ ये जारी करता है। अधिकार पर्चा को कहते हैं अंग्रेजी में को वारंटो, कि किस अधिकार से ये किसी व्यक्ति और पदाधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है कि आप किस अधिकार के तहत आप इस पद पर बैठे। कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो उसे ये पूछता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद के ऊपर हो। ये कोर्ट को ये लगता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी निर्धारित योग्यता या किसी चयन प्रक्रिया को पूरा किए बगैर उन पदों पर आता है तो ये जारी कर सकता है कि आप किस अधिकार से उस पद पर काबिज हो। ये को वारंटो ये व्यक्ति या पदाधिकारी को जारी होता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं, पांचों को विशेष याद रखना। अब ये संविधान के जो भाग 3 है जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, इन भाग 3 के अलावा भी 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जहां व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 256 के विधि के प्राधिकार के बिना किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता। ये व्यक्ति को अधिकार है कि अनुच्छेद 256 के तहत कर नहीं लगाने का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना। अनुच्छेद 300 के संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अब ये अनुच्छेद वर्तमान में कई बार ये पूछते संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 के तहत है, ये संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता के व्यक्ति को किसी प्रकार का व्यापार करने की या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 देता है। अनुच्छेद 325 और 26, अनुच्छेद 326 तो मत देने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 325 राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये 4 ऐसे मूल अधिकार हैं जो भाग 3 के बाहर है। ये मूल अधिकार है जो भाग 3 में है और ये 4 ऐसे अधिकार हैं जो भाग 3 से बाहर है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हुआ हो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये संविधान के जो 44वें संविधान संशोधन है उसके तहत ये प्रावधान किया गया था। उससे पहले जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, तब उस समय ये मूल अधिकार यानी इसमें अनुच्छेद 20 में जीवन का अधिकार है, उस जीवन के अधिकार को घूमने फिरने की जो अधिकार है, भ्रमण की निवास की स्वतंत्रता है, उन स्वतंत्रताओं को भी सीमित कर दिया, यानी जीवन के अधिकार तक को सीमित कर दिया था। तो 44वें संविधान संशोधन के अर्थ के ये प्रावधान किया गया कि चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, अनुच्छेद 20 और 21 हैं उन्हें किसी भी सूरत में निलंबित किया ही नहीं जा सकता। यानी व्यक्ति के पास जो जीवन का अधिकार या 20 और 21 के जो प्रावधान है वो सदैव रहेंगे। और ये जो मूल अधिकारों को जो निलंबित किया जाता है, यानी कि राष्ट्र किसी इमरजेंसी लगते ही तुरंत निलंबित नहीं होते। मूल अधिकारों को निलंबित करने पहले ये प्रावधान था 44वें संविधान संशोधन से पहले कि जो ही देश में इमरजेंसी लगी मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते थे। लेकिन इस प्रावधान के तहत
हमारे संविधान संशोधन के बाद में ये प्रावधान किए गए थे कि मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से आदेश जारी करने होते थे। तो स्वतः ही इमरजेंसी लागू करते ही स्वतः ही मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, और 20 और 21 तो किसी भी सूरत में नहीं होते, राष्ट्रपति इन्हें निलंबित कर ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है? क्रीमी लेयर की जो अवधारणा, या इसको हिंदी में बोलते हैं मलाईदार परत की अवधारणा, ये 1993 में लागू की गई थी ओबीसी के संदर्भ में। अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था, उस 27% रिजर्वेशन में जो सक्षम लोग हैं, जो समाज के जो मलाईदार लोग हैं, उन लोगों को आरक्षण से वंचित रखने के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा। इन ओबीसी का जब आप सर्टिफिकेट बनाते हो तो पूछते हैं आप क्रीमी लेयर है या नहीं है, तो जो क्रीमी लेयर है, जो सक्षम लोग हैं, उन लोगों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होता है। तो इस क्रीमी लेयर कौन होगा, कौन नहीं होगा, इसकी जो सीमाएं तय करने के लिए रामनंदन समिति बनाई गई थी, रामनंदन समिति। और ये 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उस समय ये क्रीमी लेयर की जो सीमाएं थी वो 1 लाख रखी गई थी कि 1 लाख से अधिक किसी की सालाना आय है तो वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा और आरक्षण से वंचित हो। सरकारें समय समय पर समय की मांग के अनुसार इनकी दायरा बढ़ाती रहती है। वर्तमान में लगभग 8 लाख है, 8 लाख तक की आय वाले क्रीमी लेयर की अवधारणा में आते हैं, जिसकी सालाना आय। तो इसमें जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है कि ये क्रीमी लेयर की अवधारणा कब लागू की गई? 1993 में की गई, और किस समिति की सिफारिश पर की गई? रामनंदन समिति की सिफारिश पर ये लागू की गई थी। उसके बाद में अनुच्छेद 25 में अंत्यकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो अंत्यकरण की स्वतंत्रता में इसके 4 भाग है। पहला है अंत्यकरण की स्वतंत्रता, दूसरा मानने का अधिकार, तीसरा आचरण का अधिकार, और चौथा प्रसार का अधिकार। आचरण का अधिकार और प्रसार का अधिकार, यानी किसी अपने अंत्यकरण में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उस अंत्यकरण के बारे में निर्णय करने का अधिकार है, और वो किस धर्म को माने ये उसका निजी अधिकार है। उस धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, उस धर्म का प्रसार करने का अधिकार है। तो इसमें अनुच्छेद 25 के अंदर ये 4 चीज़ें खुलकर आती हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 रिटें जारी करता है, और उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, उन दोनों के मध्य क्या अंतर है? तो इसमें ये अनुच्छेद 32 की रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, अनुच्छेद 226 की रिट है वो उच्च न्यायालय जारी करता है। और ये केवल मूल अधिकारों को परिवर्तन यानी मूल अधिकारों की रक्षा हेतु ये रिट जारी करता है, और ये मूल अधिकारों से भिन्न यानी मूल अधिकारों के संबंध में ये रिट जारी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 226 के तहत ये मूल अधिकारों से भिन्न दूसरे अधिकारों की रक्षा के लिए ये रिट जारी करता है। ये मूल ढांचे का अंग माना गया है अनुच्छेद 32 के तहत, ये मूल ढांचे का अंग नहीं है। और किसी व्यक्ति ने अगर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगाई है तो सुप्रीम कोर्ट उस मूल अधिकारों के क्योंकि मूल अधिकारों का प्रधान संरक्षक माना गया है, तो वो उस रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे वो रिट जारी करनी होती है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत रिट है वो जारी करने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 32 के तहत ये केवल मूल अधिकारों तक ही सीमित है, तो मूल अधिकारों तक सीमित होने की वजह से इसका जो दायरा है वो सीमित है। और अनुच्छेद 226 के तहत जो रिट जारी करता है उसका दायरा थोड़ा विस्तृत है, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी इसका उच्च न्यायालय का रिट अधिकारिता क्षेत्र है वो अधिक व्यापक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस मूल अधिकारों से बनते हैं। तो इस मूल अधिकारों का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे से प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु तैयार